नमस्कार, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और इस प्रोग्राम में हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो हर किसी से जुड़े हुए हैं। एक आम आदमी से लेकर एक रईस शख्स तक जो है उन इश्यूओं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और आज का जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है अध्यापकों से जुड़ा हुआ, टीचर्स से जुड़ा हुआ। क्योंकि हम ये कहते हैं कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके लिए, हमारे लिए नए नए प्रोफेशंस के रास्ते खोलता है, हमें उस लायक बनाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को सफल कह सकें, हम अपनी तमाम ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, अगर हम अच्छे पढ़े लिखे हैं और हमारे टीचर्स ने हमें अच्छे से पढ़ाया है तो हम ज़रूर विकास की ओर जाएंगे, कहा जाता है। लेकिन क्या आज के हालात उन टीचर्स के लिए अच्छे हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं कि हम कुछ बन जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं? क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जब टीचर्स को ही, अध्यापकों को ही सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करना पड़ा। अपनी वो मांगें जो जायज़ हैं, वो मांगें जो सरकार को पूरी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनका वक्त क्लासरूम के बजाय सड़कों पर ज़्यादा गुजरता है अपनी मांगों को लेकर। कई ऐसे सवाल हैं जो कहीं गुम हो चले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र तक नहीं आते क्योंकि कई और मसले उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि अगर अध्यापक खुश नहीं है, अध्यापक सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है, क्लासरूम में बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, उस पर जो है वो मुसीबतों के बादल गिर रहे हैं, तो क्या वो देश का भविष्य बना पाएगा? क्या उस देश को विश्व स्तर का बना पाएगा जिसको लेकर लगातार सरकारें वादा करती हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या भारत वाकई विश्व गुरु बन पाएगा? क्या वो भारत जिसके शिक्षक सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं, क्या वो भारत दूसरों को शिक्षा दे पाएगा? क्या वो शिक्षा जिसको हम कहते हैं कि ये विश्व स्तरीय शिक्षा बन सकती है, एक मॉडल हम लेकर आते हैं, क्या वो मॉडल दूसरों को शिक्षा दे पाएगा जब हम ही सही तरीके से सही ट्रैक पर ना चल पाए? तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह नौरा, जो कि पूटा सेक्रेटरी हैं। सर, आपका स्वागत है चर्चा द ट्रुथ में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, बहुत अच्छा हूं। थैंक यू गौतम जी, आपने हमें इसमें प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत प्यार भरी नमस्कार देता हूं। सर, एक बहुत ही हम बात करते हैं कि आज के ज़माने में बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें खड़ी हो गई हैं जिस पर हम बात करते हैं, लेकिन टीचर्स की एक सिचुएशन है। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि सर, आप जो भी आज के प्रोग्राम में अपने तथ्य देंगे, जो भी बातें कहेंगे, लोग उन पर क्यों भरोसा करें? थोड़ा सा उन्हें भरोसे में लीजिए प्लीज़। देखिए, ऐसे है गौतम जी, जो आपने सवाल पूछा ना, ये एक तरह में मेरे लिए एक विचित्र सवाल है, बट एट द सेम टाइम जो समाज में हो रहा है, आप जिस लोगों को रोज़ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते होंगे, तो आपके लिए सवाल विचित्र नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनेस्टी का लेवल बहुत नीचे गिर गया है। तो आपको आदमी को अपने को इंट्रोड्यूस करने के टाइम ही ये सिद्ध करना पड़ता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन उसमें माहिर होते हैं, मैं तो एक टीचर हूँ, जो आपने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया। और मेरी कोशिश यही रहेगी, जो तथ्य हैं, जो टीचर्स की स्ट्रगल भी हो रही है इस टाइम में, एजुकेशन सिस्टम का जो हाल हो रहा है, क्या हम अपने आप को विश्वास दे पा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन मुद्दों को आपके, आई एम श्योर कि आपके सवाल उन्हीं से जुड़े होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको अपनी जितनी भी हमने ऑब्ज़र्व किया है, हमने स्ट्रगल किया है, टीचिंग प्रोफेशन से लर्न किया है, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हुए हमने खुद लर्न किया है, तो उन मुद्दों के बीच में मैं रहूंगा और दर्शक खुद एंड में तय करेंगे कि ये बातों में कुछ सच्चाई है कि नहीं है। कितने साल हो गए सर टीचिंग प्रोफेशन में? देखिए, मैं 2004 के आसपास मैंने पीएचडी की थी। उसके बाद मैं फ़ॉरेन चला गया, 8 साल यूएसए में रहा। वहाँ 5 साल पहले प्योरली मैंने रिसर्च एडेड एरिया में, फिर अराउंड 2-2.5 साल मैंने वहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन के में भी काम किया। उसके बाद 2013 में मैं इंडिया आ गया। तो तब से मैं टीचिंग प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ हूँ। देश में और विदेश में दोनों में मेरा एक्सपीरियंस है। एक तरफ जहाँ यहाँ के नौजवान विदेश जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ के लाइफस्टाइल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप वो लाइफस्टाइल छोड़ के वापस इंडिया? हाँ, ये अब देखिए, आपने कहा था कि ऑनेस्टी क्वेश्चन हुई थी, तो ऑनेस्टी का पैमाना क्या होता है? ऑनेस्टी का पैमाना होता है कि आपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो आपकी मदरलैंड है उसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। जब मेरी शिक्षा पूरी हुई, आप यंग होते हो, आपको भी नहीं पता होता है, तो एक चार्म रहता है। जिस एरिया से मैं हूँ, आपने मेरा नाम जो इंट्रोड्यूस किया, जो लास्ट नेम है नौरा,
वो उस जगह से है जो दोआबा का मेन कोर एरिया है, जहाँ घर घर से लोग बाहर गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन पे भी छाप होती है कि बाहर जाएं, कुछ सीखें। ऐसा नहीं है, मैंने पीएचडी करने के बाद वहाँ गया, बहुत कुछ उस दुनिया से सीखा भी, और वहाँ मुझे ये अंदर फीलिंग आती रही कि मुझे आई हैव टू गो बैक टू माई ओन मदरलैंड। मेरे बच्चे वहाँ पे बॉर्न हुए, तो मुझे लगा कि मैं अपनी जड़ों से दूर हो रहा हूँ जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते गए। मेरी ये ऑब्जर्वेशन थी। जब मैं 2013 में आने का फ़ैसला लिया, तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इंस्टीट्यूट किया था, दैट इज़ कॉल्ड रामालिंगा स्वामी फेलोशिप। दैट इज़ द चांस गिवन टू द पीपल इन द एकेडमिक्स हु हैव बीन ट्रेन्ड अब्रॉड, एंड उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया एंड आई वाज सेलेक्टेड थ्रू दैट प्रोग्राम। जब मेरे फैमिली को भी मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स को भी बताया, पहले तो बोलते थे कि आप आते नहीं हो, बच्चों से मिलते नहीं। जब मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आई वाज सो एक्साइटेड जब मैंने ये बोला। तो दूसरी तरफ से मुझे वो एक्साइटमेंट रेजोनेट नहीं हुई। ऐसा क्यों? वही जो छाप होती है ना एरिया की, हमारे कंट्री की बजाय दूसरे कंट्री में, जो ऑब्वियसली डेवलप कंट्री हैं, उनके बहुत अच्छे सिस्टम हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन रहता है कि तो हम, क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चों की वो चाहते हैं ना वेलफेयर, तो वो चाहते हैं जो बेस्ट सिस्टम हो वो वहीं पे रहें, वो अपनी जगह पे गलत नहीं थे, बट एक डिज़ायर होती है। तो जब आप वापस आ गए, बिलोंगिंगनेस की, बिल्कुल, जब आप वापस आ गए और इतने साल आपने यहाँ पर गुजारे हैं, टीचिंग प्रोफेशन में गुजारे हैं, क्या नज़र आया? बुनियाद कैसी नज़र आई टीचिंग की, या बच्चों की, या एजुकेशन सिस्टम की, या टीचर्स की क्या बुनियाद नज़र में आई यहाँ पर? इसको ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी इंटरनल जो फीलिंग है, कमिटमेंट है, उसी से ये चीज़ें आपके दायरे चेंज होते हैं, नज़र भी चेंज होती है। जब मैं वापस आया, वाज वेरी एक्साइटेड, तो मुझे हर जगह बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी मदरलैंड में आना ही अपने आप में, और जहाँ जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा था उसी में मुझे आज टीचर बनने का मौका मिला, तो ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानता था कि नाउ इट इज़ माई टर्न टू नाउ रिटर्न बट आई हैव अर्न फ्रॉम दिस माई इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी मेहनत भी की, और मुझे आसपास का एकेडमिक एरिया, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सारे ही जो इंस्टीट्यूशन का माहौल ऐसा है कि बड़ा प्रोग्रेसिव है। जो पिछले सालों जब मैं बीच में नहीं रहा, उस 10 सालों में भी, 8 सालों में भी प्रोग्रेस मुझे नज़र आई, और टीचर्स की कमिटमेंट भी नज़र आई। द लेवल ऑफ द ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स वर गोइंग थ्रू, और उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी उसमें भी ह्यूज इम्प्रूवमेंट है। टीचर्स अपना 100% देने की कोशिश कर रहे थे। बट धीरे धीरे कुछ सालों के बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए एजुकेशन सिस्टम के साथ, और एक्सपेरिमेंट सिस्टम आप करना चाहते हो इम्प्रूवमेंट एजुकेशन को, कि हमें इसको स्तर को बढ़ाना है, कंपटीशन जो हमारा बेस्ट ऑफ द कंट्रीज से है, हमें उनके साथ मैच करना है, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। जब आप एक्सपेरिमेंट या न्यू कुछ वेंचर लेके आते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आउटकम उसी तरह से दे। वो कई बारी चीज़ें वर्क करती हैं, कई बारी नहीं जज करती हैं, तो बट उसको आपको टाइम देना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, पॉलिसी फ्रेम ऐसे करनी होती है कि लोग स्ट्रेस ना फील करें। बट धीरे धीरे एक अभी चीज़ आई नहीं, वो इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, ग्राउंड पे उतरी नहीं है, उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, टीचर नहीं अडेप्ट कर पा रहे हैं, स्टूडेंट नहीं अडेप्ट कर रहे हैं। इन दी मीनवाइल एक नया कोई रेगुलेशंस आ जाता है। 2010 से 2016 की मैं बात करूं, टीचर तो इसी में उलझ गए कि उसमें यूजीसी ने जो टीचर्स की प्रमोशन के लिए रेगुलेशंस 4 बार किए, और एक टीचर की प्रमोशन के लिए आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज के लिए एक वक्फा होता है, 3-4 साल, कहीं 5 साल। तो आप प्रिपेयर करते हो कि मुझे स्टेज ए से स्टेज बी पे जाना है, मुझे 4 साल में ये काम करना है। तो आप 4 साल के एंड में हो, और 4 साल के बाद एक नया फरमान आ जाता है, एक नई रेगुलेशन आ जाती है जो कहती है कि अब इसके अकॉर्डिंगली आपकी जजमेंट होगी आपकी प्रमोशंस के लिए। इसी पर सर वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे कि अभी टीचर्स की स्थिति आज के टाइम में क्या है, जबकि टीचर्स 100% देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे और इसी सवाल के साथ जो है वो शुरुआत करेंगे कि आखिर टीचर की अब की जो है वो स्थिति क्या है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टीचर्स की बात कर रहे हैं, शिक्षक की, जो देश का भविष्य बनाते हैं। और कई सवाल जो हैं वो दिमाग में हैं, जो कई वक्त से दिमाग में हैं, और उनके जवाब आज हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह नौरा। तो सर, हम ब्रेक पर जाने से पहले स्थिति की बात कर रहे थे टीचर्स की। आप विदेश रहे, विदेश से कई सालों बाद वापस आए, कई साल यहाँ पर आपने टीचिंग में बिताए, और उसी के साथ आपको अपनी ही मांगों के लिए प्रोटेस्ट भी करना पड़ा। क्लास जाकर ये तक कहना पड़ा कि हमारे साथ आके खड़े हो जाओ। क्या आपने ये सोचा था? ये भी एक दुर्भाग्यवश बात है कि 2006 में जब पे कमीशन आया था, रिवाइज हुआ था, वो टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छा उसमें प्रोविज़न दिया गया। वो क्यों होता है, वो सरकार की पॉलिसी क्यों होती है कि हम टीचर्स को बेटर पे दें, उनको भविष्य की चिंता ना रहे, ताकि 100% वो कमिटमेंट अपने उस काम में दें जो जुड़ा होता है फ्यूचर के भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, जो कि नेशन का भविष्य तय करते हैं। तो काफ़ी ठीक रहा, टीचर्स बहुत खुश हुए। बहुत सारे टीचर, मैं भी मानूंगा कि ये भी एक अट्रैक्शन थी मेरे लिए कि रिस्पेक्टेबल सैलरी मिलेगी वहाँ। हालांकि यूएसए बड़ी मैच नहीं करेगी, बट एक रिस्पेक्टेबल मिलेगी, तो मैं वापस आने के लिए तैयार हो गया। बहुत सारे और भी ऐसे मेरे जैसे आए थे उस टाइम पे। तो उसके बाद जो पे कमीशन 10 साल में रिवाइज होना होता है, 2016 में रिवाइज हो गया। चलो, हम ये नहीं कहते कि 2006 जैसा तो नहीं था, जो भी होते हैं मापदंड पे कमीशन के रिवीजन के 10 सालों के बाद, उसके अकॉर्डिंगली कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। वो हर स्टेट ने, यूजीसी ने 2017-18 में उसकी रेगुलेशंस दे दी। तो उसके बाद इम्प्लीमेंट जनवरी 2016 से वो इम्प्लीमेंट होने थे। हर स्टेट ने 1 बाय 1 कर दिया। अब पंजाब स्टेट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब सर्विस रूल होते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चाहे यूटी का पार्ट है, बट पंजाब के सर्विस रूल होने के कारण, क्योंकि पंजाब ने अपना पे कमीशन की वो एक्सेप्ट नहीं की रिपोर्ट को, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हम पे वो लागू नहीं हो पाता। तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जिसको हमने अकोमोडेट करने की कोशिश की, जैसे कि पेंडेमिक का टाइम आ गया, साल 2 साल। सरकार ने कहा कि ये थोड़ा सा फेज़ निकलने दो, और हमारे अपने कर्मचारी भी हैं, उनकी पे कमीशन के साथ ही हम आपका कर देंगे। फिर इनका पॉलिटिकल वो आपस में भी वो चलता रहा। उसी के बीच हम प्रोटेस्ट करते रहे, साल 2 साल प्रोटेस्ट भी चलते रहे, स्टेट रैलीज भी की, हंगर स्ट्राइक भी की, तो 45 दिन की। तो सरप्राइजिंग बात ये है कि हमने बातचीत भी की खुद फाइनेंस मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से। जब हमने 45 दिन की भूख हड़ताल की, जिसमें कि पूरे पंजाब के जितने भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के टीचर्स थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। खुद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रगट सिंह जी हमारी बात समझ के, उनको लगा कि जायज़ मांगे हैं, तो और भी मुद्दे थे इसके साथ, वो खुद आए वहाँ चल के कि हम, आप हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए, टीचर का काम होता है क्लासरूम में टीच करना। हाँ, आप सरकार के साथ एंगेज कीजिए, हम तो आपको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं ताकि ये इस एजुकेशन सिस्टम को हम इम्प्रूव कर पाएँ। और कहीं ना कहीं जो हमें भी लगता था कि पंजाब से जितने माइग्रेट हो रहे हैं स्टूडेंट और कंट्रीज़ में, तो अगर हम कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा नहीं लेके आते तो बड़ा मुश्किल होगा फ्यूचर में। तो वो सच्चाई नज़र आई ना सरदार प्रगट सिंह में। तो हमने वो धरना उठा दिया। हालांकि कई बार हमें, हमारे भी कम्युनिटी कहती हैं कि नहीं उठना चाहिए था जब तक वो रिपोर्ट वहाँ आपको एक्सेप्ट नहीं कर देते। तो बातचीत में ये चीज़ें माननी पड़ती हैं। जैसे आपने मेरे से पूछा कि सच्चाई क्या है, तो हम उनको लगा, हमें फील हुआ कि वो सच्चाई से बात कर रहे हैं, बट वो बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैंने तो प्रपोजल बना के भेज दिया, फाइनेंस ने, क्योंकि इससे फाइनेंशियल मैटर जुड़े होते हैं, तो वो नहीं किया। हम मनप्रीत बादल जी से मिले। मनप्रीत बादल जी तो मिलने के साथ, अच्छा ये नहीं हुआ, ये तो बड़ा आपका जायज़ है, सारे स्टेट में हो गया, तो आप लेट आए हो। अच्छा, हमने कहा जी हम लेट आए हैं, पहले वो अपने कैप्टन जी, मुख्यमंत्री जी थे, उनसे बातचीत चल रही थी, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई थी, उन्होंने कहा तो हो जाएगा। अब देखिए, वो जो ऑनेस्टी की बात मेरे मन में बार बार आ रही है, तो उनका जो एक डायलॉग था वो हालांकि पब्लिक में लाना बहुत अच्छा नहीं लगता। तो जब हमने कैप्टन जी का नाम लिया, कैप्टन जी तो फिर राजा आदमी थे ना, एक तरह से वो व्यंग कसा उन्होंने, और हमारा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया इसमें।
और उन्होंने, ये बात है नवंबर 25-26 के आसपास, वो तो उन्होंने कहा 30 नवंबर हमें मिलने को बुलाया बिठंडा। अच्छा। मैं 30 को बिठंडा आ रहा हूँ, अपने कर्मचारियों से मिलके आपका ये काम कर दूंगा। और खुशी से घर जाना, प्यार से जाना कि अच्छा, अभी जब आपकी मुलाकात हो रही थी। ओके। हम बड़े एक्साइटेड थे टीचर। अब हमें तो डाउट नहीं हुआ, जिस तरह से उन्होंने बात की, और भी बातचीत हुई, अच्छे माहौल में हुई। तो वापस आ गए, हमने अपनी कम्युनिटी को बताया, मीडिया में भी वो प्रेस रिलीज गई। तो बट बाद में हम चीफ मिनिस्टर से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया। तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि चलो देर आए दुरुस्त आए, सरकार अब मान तो रही है, हम अपना काम कर पाएंगे। बट मॉकरी ऑफ द सिस्टम, इतना आश्वासन देने के बाद भी, टीचर्स को मिलने के बाद भी, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर को मिलने के बाद भी आप अपनी कमिटमेंट ऑनर ना करो, आज आ जाओ कल आ जाओ, तो वो कहीं ना कहीं हम ट्रैप में फंसते चले गए। ट्रैप क्या था बेसिकली? ट्रैप तो आज अब हाइंडसाइट में देखते हैं, हमें तब लगता है ना, तब तो हमें लगता था कि ऑनरेबल ये पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, गवर्नेंस में हैं, तो कर रहे हैं। अगर हमें 2-4 बार ज़्यादा भी जाना पड़ता है तो इट्स ओके, हम एनर्जी लगा देते हैं अपनी। बट उसके बाद हम इनको बार बार कहते भी रहे, कैबिनेट मीटिंग आज में आएगा कल में आएगा, हम कैबिनेट मिनिस्टर से भी बार बार मिलते रहे। तो पंजाब भवन में मीटिंग होती तो कई बार तो हमें इतना एनर्जी लगानी पड़ती थी, अकेले अकेले मिनिस्टर को बाहर कन्वेंसिंग के लिए खड़े हो जाते थे, हालांकि वो इजी नहीं होता वहाँ पे एक्सेस करना। बहुत कोशिश की कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट वही हुआ। उसके बाद पोल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, नहीं हुआ। तो अब सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में? वैसे तो वो बड़े दावे कर रही है कि हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, बट जब आपने टीचर्स को इस तरह से हैंडल किया है, उनकी रिस्पेक्ट की भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उनके जो मुद्दे हैं वो तो दूर की बात रह गई ना, आपने रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। तो हम कैसे आप पे आस लगाएं कि आप इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हो और इस सोसाइटी को एक अच्छी गवर्नेंस देना चाहते हो? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक पार्टी है, सब पार्टियों का एक ही हाल है। ये अब परसेप्शन बन गई है सोसाइटी में। अगर हायर एजुकेशन क्लास की ये परसेप्शन बन गई है तो अब इससे आपकी जो नेशन के प्रति, सोसाइटी के प्रति वो आशा होती है ना, वो एकदम डगमगा जाती है। बट कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है, हमें आसबंद भी रहना चाहिए। स्ट्रगल लंबी हो रही है, मे बी जब स्ट्रगल लंबी होती है तो कोई नए डोर्स भी ओपन होते हैं, तो हम उसके लिए रेडी हैं। अगर सरकार ने जो सोच लिया है टीचर्स को मेहनत ज़्यादा करवानी है, अपनी क्लासरूम टीचिंग, रिसर्च के साथ साथ सरकार के साथ एंगेज करना है, स्ट्रगल करना है, सड़कों के पे लेके आना है, कोई बात नहीं, हम दिन को पढ़ाई करवाएंगे, शाम को जहाँ बाकी जो टाइम होगा हम स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। बस जैसे सोसाइटी उनकी है, जिस सोसाइटी हमारी भी है, हमारा भी इस पे हक है, हम इसकी वेलफेयर चाहते हैं। अगर वो गवर्नेंस नहीं देना चाहते तो उनको ये देनी पड़ेगी, ये टीचर ही उन्हें सिखाएगा। बिल्कुल, और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और ऐसे ही न जाने कितने टीचर्स हैं जो सड़कों पे हैं। अलग अलग स्टेट से खबरें आती हैं जो अपनी नौकरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी जो उनकी कहा जाए कि ज़रूरतें हैं, जो उन्हें चीज़ें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ वो डिमांड करते हैं, वो चीज़ें जो उनका हक है, अगर वो भी उन्हें ना मिले तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि हम चीज़ों को सुधारेंगे? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आएंगे और कुछ और ख़ास सवाल हैं जो हम इन्हीं डॉक्टर साहब से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है अध्यापकों की भारत में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चर्चा द ट्रुथ में अध्यापकों की, टीचर्स की। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह नौरा। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल आपने दिया था कि आपके साथ, आपके जितने भी बाकी टीचर्स हैं उनके साथ क्या गुजरा, किस तरीके से वादे किए गए, अनुशासन दिए गए, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, और आप फिर भी स्ट्रगल के लिए तैयार हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे भी, स्ट्रगल भी जारी रखेंगे। कभी मन में ये नहीं आया कि कंपेयर आपने नहीं किया कि यूएसए में मैं यार कितना खुश था, फैसिलिटीज़ इससे ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे आके फ़ैसला गलत ले लिया मैंने? देखिए, अगर तो आपको सिर्फ अपनी वेलफेयर के बारे में सोचना है तो इसका आंसर बड़ा साफ है कि मेरे को तो रिसोर्सेज और सब कुछ बेटर था वहाँ पे, बट वो अगर आपको तसल्ली देती है तो आप उसी को काउंट करोगे।
और ये एज ए टीचर मुझे नहीं लगता कोई और भी टीचर ये सोचता होगा कि मेरी सेल्फ ग्रोथ ही इम्पोर्टेंट है। आपकी तो प्रतिबद्धता होती है सोसाइटी के प्रति, अगर वो आपको मिसिंग लगेगी तो आप टीचर नहीं हो। तो इसीलिए चाहे हमारी स्ट्रगल लंबी हो, चाहे हमें कोई चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट सोसाइटी में जो आपकी ड्यूटी बनती है वो उससे आप पीछे नहीं हट सकते। चाहे उसके लिए चीज़ें आपको कम मिले, अंदर से जो तसल्ली होगी, ज़्यादा रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, पता नहीं वो हम यूज़ कर पाएंगे पूरी लाइफ छोटी है, इतनी लंबी नहीं है। यानी कि कुछ बदलाव के लिए लड़ना वो ज़्यादा आपको अच्छा है। सेटिस्फेक्शन क्या देता Satisfaction है? जब तक आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, आपको रात में नींद आ ही नहीं सकती। टीचर्स की भारत में क्या स्थिति है सर? टीचर्स की ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हम बात करें, जैसे एक पंजाब में तो हम ये कहेंगे कि ये सबसे पीछे आने की तैयारी में लग रहे हैं। जो एक तरह से पंजाब बहुत हम कहते थे कि नंबर 1 स्टेट है एजुकेशन सेक्टर में भी, कुछ और भी ये एजुकेशन सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो हमने उस पर बातचीत नहीं की, बट आपने क्योंकि नेशन पे बात की है तो उसी पे मेरा ध्यान मैं आपका आकर्षित करना चाहूँगा यूजीसी की तरफ। वो जो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे नेशनल एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। मैंने पहले भी थोड़ा सा बोला कि वो रेगुलेशंस एक अभी पूरी सेटल नहीं होती, वो दूसरी नहीं कर देते हैं। तो ये मुझे नहीं पता पॉलिसी फ्रेमवर्कर्स कौन है, बट वो अडैमेंट एटीट्यूड है कि आप उसकी ग्राउंड पे इम्प्लीकेशंस क्या रही हो उसको असेस करने की बजाय एक नया एक्सपेरिमेंट कर देते हो, जिससे मोर कन्फ्यूज़न कायोस क्रिएट होती है। हम सिस्टमेटिकली जो हमारा पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था उसी के थ्रू हमने इतने अच्छे कहते हैं लीडर उसी एजुकेशन सिस्टम से आए, बहुत सारे अच्छे ऑफिसर, बहुत सारे पॉलिसी फ्रेमवर्कर्स उसी एजुकेशन सिस्टम की देन है ना। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या हमें कोई आप दिखाइए पेपर पे उससे क्या बेटर हुआ है। लगता नहीं है कुछ बेटर हुआ, और कहीं ना कहीं अब ये ध्यान चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की ओर पुश कर दिया जाए। जो पब्लिक सेक्टर है जिसमें सरकार को पैसा देना होता है, क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर है तो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, नेशन को ध्यान में रख के ही आप करोगे ना। तो जो सरकार की शिक्षा और जो हेल्थ है ये प्राइमरी जिम्मेवारी है, उसी के अंतर्गत ये सारे इंस्टीट्यूशन बने थे। हाँ, अब जो एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में हायर की ज़रूरत है, नए इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, ये भी हम मानते हैं कि सब इंस्टीट्यूशन को पब्लिक सेक्टर कैटर नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं जो हमने स्टेट लेवल पे भी जो जज किया है, नेशनल लेवल पे भी है, तो ये लग रहा है कि मिली बुली इनकी ये चाल है कि ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ पुश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इतने हमारी भी यूनिवर्सिटी में वेबिनार हुए, सेमिनार हुए पिछले 1 साल में जब पेंडेमिक का टाइम था, तो पर अभी तक किसी को शायद ये पूरा पता ही नहीं कि है क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी क्या है। तो उसमें मैं 3 बिंदुओं पे बात करता हूँ। पहला है कि उसमें प्रोविज़न है कि जो पब्लिक फंडिंग होती थी सरकार की, वो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि लोन बेस्ड फंडिंग होगी। जब लोन वर्ड आ जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को लोन दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशन को सरकार लोन देगी, तो आपको चुकता करना पड़ेगा। तो चुकता कहाँ से होगा? चुकता तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं से होगा ना, सोसाइटी पे बोझ आ गया। और दूसरा है उसमें ये क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हम इस तरह से कर दें कि आपको 40% 60% आप क्रेडिट एक जगह से अर्न कर लिया, इसके इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन से अर्न कर लिया, तो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ भी पुश किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे पेंडेमिक टाइम के थ्रू हमें ये मेजर्स लेने पड़े, क्योंकि इसमें भी जो यूनिवर्सिटी ने, देखिए पेंडेमिक टाइम पे सरकार की क्या जिम्मेवारी थी? सरकार की जिम्मेवारी थी, तो उसी में क्राइसिस नोट हुआ ना कि जब सेकंड वेव स्पेशली आई तो इंडिया में हेल्थ सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता चल गया कि वो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि गंगा में क्या चल रहा था।
तो उस टाइम शिक्षा का भी नुकसान हुआ। अब सरकार को क्या चाहिए था, हर जगह आप पैकेज दे रहे हो, शिक्षा के लिए कुछ नहीं चाहिए था, हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ नहीं चाहिए था। आप उसी दौरान एक ये सर्कुलर देते हो कि कंसेप्ट नोट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग का, मई 2021 की बात है ये, इसका मतलब क्या यूजीसी से सर्कुलर आ कि ब्लेंडेड मोड से आप शिफ्ट कर दीजिए एजुकेशन को, मतलब कि ऑनलाइन 40%, ऑफलाइन 60%। तो इससे क्या होगा, तो और जो स्टेक होल्डर से उसका कि फीडबैक कितने दिन में मांगते हैं, 8 जून तक। इसका मतलब कितने फास्ट ट्रैक पे हम चल रहे हैं पेंडेमिक के दौर में। तो उस टाइम एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, पब्लिक को एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उनको उतना टाइम भी नहीं दे रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मतलब एक्सपेरिमेंट, तो उसी एक्सपेरिमेंट के टाइम टीचर और स्टूडेंट दोनों से पूछा जाए तो क्या वो खुश हैं? मुझे नहीं लगता कि वो खुश है। क्या ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ चीज़ें चल रही हैं अभी के टाइम में, तो क्या वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट ला रही हैं? देखिए, या और पीछे खींच रही हैं? ये तो हमें लगता है कि ये चैलेंजिंग टाइम है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। तो जहाँ तक हम कहते हैं कि हेल्थ का हमें पहले ध्यान रखना है कि कोई गलत एक्सपोजर ना हो जाए, तो हमारा हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रेंथन नहीं है कि अगर ज़्यादा मास लेवल पे लोग इन्फेक्ट हो गए तो उनको, तो कुछ ना कुछ सरकार की मजबूरी होती है कि उनको कुछ प्रोविशंस लगानी पड़ती हैं। बट कितने लंबे देर तक? अगर 2 साल कोई इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन मोड में बंद रहे हैं, वहाँ बीच में एग्ज़ाम हुए, ऑनलाइन हुए। वैसे तो जब फिज़िकल एग्ज़ाम कहते हैं, हम कहते हैं इतनी दूरी पे बैठो, इतनी दूरी पे भी बैठो। फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स होती हैं, वो चेक करने आती हैं। इतनी दूरी के बिठाने के बाद भी अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर फिर भी कोई स्कोप होता है कि वो वहाँ पे कोई ना कोई कॉपी बच्चा कर रहा है उसको। अब ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, यानी ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान यही है। अब बच्चे तो यंग है ना, उनको तो आसान लगेगा, बट आसान कोई वो ट्रांसलेट कैसे होगा उनकी ग्रोथ में? तो आप ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं? मैं देखिए इस स्टेज पे जो हम कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं, बट बीइंग अगेन जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इंडिया का, नेशन का, तो मुझे लगता है कि जो ऑफलाइन होता है, जो बच्चों की डेवलपमेंट होती है, जिसको हम कैंपस लाइफ बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के थ्रू जो 360 डिग्री पे हम कहते हैं कि उनका डेवलपमेंट होती है, बिच एंड क्यूर के वो आपस में बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं, पीयर्स एसोसिएशंस होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई फॉरम होते हैं जहाँ पे आप डिबेट करते चीज़ें इंप्रूव होती हैं, और फिजिकली हमारी इंटरेक्शंस होती हैं। तो एक बॉडी लैंग्वेज भी हमें कम्युनिकेट करती है। हम बैठे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमें कम्युनिकेट कर रही है, चाहे हम बातचीत कर काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। सोसाइटी में आप जो सोसाइटी का मतलब क्या, एक दूसरे से इंटरेक्शन, बिल्कुल, तो वो इंटरेक्शन फिजिकल मोड में होगी, तो तभी आप उसको अच्छी तरह से ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाओगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये करना चाहूँगा जाते जाते कि हम विश्व स्तरीय बनाने की बात करते हैं, लेकिन टीचर्स की एजुकेशन, आपने जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए, यूजीसी की बात की आपने, अपना एक एग्जाम्पल दिया, और ये हालात सिर्फ यहाँ नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं है, अलग अलग राज्यों में हर जगह है। लेकिन इन चीज़ों को कैसे, अगर हम चंद मिनटों में अगर इसकी जानकारी आपसे लेना चाहें, तो कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, कैसे टीचर्स जो हैं वो सड़कों पर ना उतरकर सिर्फ कक्षाओं पर ध्यान दे सकें, क्या लगता है, और कैसे इम्प्रूव हो सकती है, और कितना वक्त आपके हिसाब से चीज़ें इम्प्रूव होने में लग सकता है? देखो, आई विश के मैं इसका आंसर दे पाता, क्योंकि ये जिम्मेवारी तो सरकार की है ना। पॉलिसी उनके हाथ में, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी फ्रेम जो करते हैं वो उनके अंडर काम करते हैं। वो तो टीचर से फीडबैक लेके ना, टीचर से जो फीडबैक हमने, जैसे ब्लेंडेड मोड की फीडबैक हमें कुछ दिनों का ही टाइम दिया गया, हफ्ते 10 दिन का, फिर भी हमने कोशिश करके उनको फीडबैक वो दी। वो एंगेजमेंट कहाँ पे किस तरह से करते हैं, वो कितना पैसा एजुकेशन सेक्टर के लिए स्पेयर करते हैं, और टीचर्स की रिक्रूटमेंट जो ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज़, मुझे लगता है कि अभी तक 30,000 के आसपास जो टीचर्स हैं वो पोजीशंस फिल्ड नहीं है। बहुत सारा काम एडहॉकिज्म पे चला गया है, गेस्ट फैकल्टी, कंट्रैक्चुअल फैकल्टी, तो वो क्वालिटी कैसे इंश्योर करोगे? गेस्ट फैकल्टी सिर्फ टीचिंग तक रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, वो उनको उतना पैसा मिलता है क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं रहता, और उनकी ग्रोथ में भी वो एक
एक ये मैं कहूँगा कि स्पीड ब्रेकर है। अगर एक बार आप इसमें आ गए, रेगुलराइज ना हुए तो आप रिसर्च में तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। 4-5 साल आप इसी में फंस गए तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सरकार इनको नहीं जानती। सरकार का क्या प्लान है? आज की डेट में 40,000 के आसपास हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वो क्या लेके आए हैं? तो 15,000 के आसपास इनको करना है, मतलब कंसोलिडेशंस करना है। अब जब कंसोलिडेशंस करेंगे नंबर ऑफ टीचर्स तो डाउन जाएंगे ना। और कंट्रैक्चुअल करोगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, आप जाके किसी भी में भी सर्वे कर लीजिए क्या कि वो पूरी यूजी की रेगुलेशन के हिसाब से सैलरी देते हैं। अगर वो नहीं देते हैं, फीस तो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेवारी जो प्राइमरी है एजुकेशन, उससे भागना चाहती है और कहती है कि सोसाइटी पे बोझ आ जाए, जो आपस में एक दूसरे को कोसे जाएं, स्टूडेंट टीचर को कोसे, टीचर स्टूडेंट को कोसें, और एक बर्डन इन पे पड़ा रहे, लोगों पर बर्डन पड़ा, और हम जो इनको हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है वो नहीं रहेगी। जो उसके बाद सोशल सिक्योरिटी होती है वो रिटायरमेंट तो वैसे ही ख़त्म कर दी है, वो भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये कहते हैं रोज़गार मांगो नहीं, रोज़गार बनाओ। तो फिर सरकार किस लिए है? बिल्कुल, सरकार का काम ये होता है, वो अपना काम हम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं क्लेवरली। इसलिए ये गवर्नेंस नहीं है, ये हमसे एक तरह से हम ये कहेंगे कि विश्वासघात है। विश्वासघात बहुत बड़ा शब्द है। थैंक यू सो मच सर, इतने सारे हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और एक आईना जो है वो सरकार को दिखाने के लिए कि वाकई स्थिति जो है जितनी आपको लगता है उससे कहीं ज़्यादा ख़राब जो है वो अध्यापकों की चल रही है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आपसे बातचीत करने का मौका दिया और हमने टीचर्स की बातों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, और ये भी आस करते हैं कि हमारा देश डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस हम कहीं ना कहीं उस मोड पे निकल आएँ और वापस तरक्की की राह पे आएँ। बिल्कुल, तरक्की की राह पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस एक कहा जाए कि जड़ को मजबूत करें जो पूरे पेड़ को संभाले रहती है। अगर एक अध्यापक मजबूत नहीं होगा, अगर एक अध्यापक अपना ध्यान बच्चों को पढ़ाने में, उनका भविष्य संवारने में नहीं लगा पाएगा, तो शायद वो पेड़ जो है वो ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगा। तो ज़रूरी ये है कि चीज़ों को सुधारा जा सके, पॉलिसीज़ को मजबूत किया जा सके, ना सिर्फ वादे किए जाएं बल्कि उनको धरातल पर भी कहा जाए कि अस्तित्व में लाया जाए, वो काम करती हुई पॉलिसीज़ नज़र आएँ, तो शायद तमाम चीज़ें धीरे धीरे ही सही इंप्रूव होती हुई नज़र आएँ। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर टीचर प्रोटेस्ट करते हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स सामने आते हैं, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं, दस्तखत किसी और सैलरी पे होते हैं और उनके हाथ में कुछ और पैसे आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं जिन्हें रोकने की ज़रूरत है। और ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, हर कोई इन चीज़ों के बारे में जानता है, लेकिन ज़रूरत है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा सही कदम उठाने की और चीज़ों को इम्प्रूव करने की। आशा यही करते हैं कि टीचर्स का जो स्तर है वो आने वाले वक्त के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव होगा, वो अपनी तमाम मुसीबतों से निजात पाएंगे और हमारे देश का भविष्य जो है वो उज्जवल बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए चर्चा द ट्रुथ में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।